हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्याम सुंदर बिश्नोई। आज मानव में तंत्रों की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे मानव हृदय और परिसंचरण तंत्र। कल हमने पढ़ा था मानव श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर हमने देखा था किस प्रकार से मनुष्य श्वास खींचता है और फेफड़ों के अंदर वायु आती है, वायु से ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस फेफड़ों तक आती है, फेफड़ों से नासिका के माध्यम से बाहर निकल जाती है और किस प्रकार से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी गैसों का विनिमय होता है और गैसों का विनिमय से कोशिका ऑक्सीजन का उपभोग करके एटीपी के रूप में एनर्जी उत्पन्न करती है और उस ऊर्जा का उपयोग मानव करता है या मानव शरीर करता है। आज उसकी अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे अगला तंत्र है मानव हृदय और परिसंचरण तंत्र, यानी ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेशन सिस्टम। यानी कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जा रही है वो ऑक्सीजन इस हृदय में उपस्थित रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है वो रक्त वाहिनियों के माध्यम से हृदय तक आती है और हृदय से फेफड़ों तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लेते हैं। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग कार्य करते हैं, कौन कौन से ऊतक होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखो, परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से एक अंग कार्य करता है, वो अंग है आपका हृदय। मानव हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का खोखला मांसल अंग है जो चार कोष्ठ यानी कि चार भागों में बटा हुआ रहता है। आलिंद और नीले, यानी ऊपर के दोनों भाग है वो आलिंद कहलाए जाते हैं, नीचे के दोनों भाग नीले। जो ऊपरी दाया भाग है यानी कि दाया आलिंद और दाया नीले, ये वाला भाग, इसमें अशुद्ध रक्त, और जो बाया भाग है यानी कि बाया आलिंद और बाया नीले, उसमें शुद्ध रक्त होता है। इनसे विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां जो शिरा और धमनी कहलाई जाती है वो जुड़ी हुई रहती है। एक बात ध्यान रखना, जो धमनी है उसमें सदैव शुद्ध रक्त और शिरा है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। यानी कि शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होगा वो धमनी के अंदर प्रवाहित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होगा वो शिरा के अंदर प्रवाहित होगा। अब देखो, परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे पहले हम हृदय की संरचना को समझते हैं। यानी ये मुख्य रूप से अंग है, एक पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक तो भेजता भी है और वहां से रक्त को वापस खींचता भी है। जो मुख्य रूप से एक मोटर है हमारे शरीर के अंदर की जो रक्त को पंप करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले देखो, मानव हृदय चार प्रकोष्ठ होते हैं या चार कोष्ठ होते हैं। ऊपर के दोनों छोटे भाग कहलाए जाते हैं आलिंद और नीचे के दोनों बड़े भाग कहलाए जाते हैं नीले। ये जो बाया भाग है यानी कि ये हार्ट का जो बाया भाग है, बाया आलिंद बाया नीले, दाया भाग है वो दाया आलिंद दाया नीले। इन भागों से विभिन्न प्रकार की धमनी और शिरा जुड़ी हुई रहती है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो कपाट होते हैं वो त्रिवलय कपाट कहलाए जाते हैं, यानी कि ये आपस में भी जुड़े हुए रहते हैं। ये जो कपाट है ये त्रिवलय कपाट है, यानी कि तीन वलनों युक्त होता है। इस प्रकार से जो ऊपर के भाग को नीचे के भाग से जोड़ता है, यानी कि रक्त नीचे की ओर आता है। दाएं आलिंद में आने के पश्चात रक्त कहां जाता है, दाएं नीले में। तो ये कपाट खुलते हैं तो ये रक्त इसके अंदर आता है और बाद में दाएं नीले से रक्त कहां की ओर जाता है, फेफड़ों की। परिसंचरण तंत्र के अंदर देखो, मान लो फेफड़ों से, हमने कल पढ़ा था फेफड़ों के आगे से हम पढ़ते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, यानी कि ये जो फुफ्फुसीय शिरा क्यों कहलाई गई, जो फेफड़ों से आ रही है, फेफड़ों से आने वाली जो रक्त वाहिनी है उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से रक्त कहां आता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आता है, जब तक ये पूरा भरता है ये जो द्विवलय कपाट है वो बंद रहता है। पूरा भर गया उसके पश्चात बाएं आलिंद जब पूरा रक्त से भर जाता है तो ये द्विवलय कपाट खुल जाता है, यानी ये कपाट क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो रक्त कहां आता है, बाएं नीले। बाएं नीले जब पूरा भर जाता है तो प्रेशर के कारण या दाब के कारण रक्त कहां जाता है, महाधमनी के माध्यम से
शरीर के विभिन्न कोशिकाओं व ऊतकों तक जाता है। वहां ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में दाब प्रवणता के कारण पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त वाहिनी में मिल जाती है। अब ये जो रक्त है वो विऑक्सीजनित युक्त हो गया, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तो अधिकता हो गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई। बाद में ये रक्त महाशिरा द्वारा यानी शरीर के विभिन्न रक्त नलिकाएं मिलकर एक बड़ी रक्त नलिका बनाती है जिसको कहते हैं महाशिरा। शरीर का पूरा रक्त इस महाशिरा के माध्यम से कहां पहुंचता है? दाहिनी नीले। दायां नीले जब तक भरता है तब तक ये त्रिवलय कपाट है जो मैंने बताया था ये बंद रहता है। जब ये पूरा भर जाता है तो दाब के कारण ये त्रिवलय कपाट क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो कपाट खुलेगा तो वो रक्त कहां आएगा? दाएं नीले। दायां नीले जैसे ही पूरा भर जाता है वो रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा यानी कि फेफड़ों से जो धमनी जुड़ी हुई रहती है उसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा रक्त कहां जाता है? फेफड़ों में कुपिकाओं के चारों ओर फैल जाता है। और अब यहाँ कुपिका के चारों तरफ आने के पश्चात कुपिका के अंदर जो ऑक्सीजन है वो तो उससे रक्त वाहिनियों के अंदर मिल जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इससे फुफ्फुसीय धमनी में थी अशुद्ध रक्त में वो फेफड़ों के अंदर वापस चली जाती है या कुपिकाओं के अंदर वापस चली जाती है। फिर वही सिस्टम भाई ऑक्सीजन मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई तो ऑक्सीजनित युक्त रक्त हो गया। अब ये ऑक्सीजनित युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहां पहुंचता है? वापस बाह्य में। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव में जो परिसंचरण है ये दोहरा परिसंचरण है, क्योंकि एक रक्त मान लो यहां से हमने 100 ml रक्त भेजा वो वापस एक चक्कर लगाने के पश्चात यहां तक पहुंचेगा तब तक वो मानव हृदय से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा। इसके कारण से कैसा हो गया? दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी कि मानव में परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेशन सिस्टम। भाई 100 ml रक्त है वो सबसे पहले कहां आएगा? बाह्य आलिंद में। बाह्य आलिंद से बाह्य नीले में। बाह्य नीले से यानी कि हृदय से वापस यहां से प्रवेश करेगा, यहां से वापस बाहर निकलेगा। ये इसका एक बार प्रवेश हो गया, बाहर निकलना हो गया। फिर कहां जाएगा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं से वापस से महाशिरा द्वारा कहां वापस प्रवेश करेगा? दाएं नीले में। दाएं नीले से दाएं आलिंद से दाएं नीले में और वापस फेफड़ों तक। यानी कितनी बार प्रवेश किया? निकला 2 बार। तो मानव में परिसंचरण तंत्र कैसा हुआ? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र का अब इसमें जो मुख्य रूप से अंग कार्य करता है वो हृदय। तो हृदय की संरचना थोड़ी बहुत पहले देख लेते हैं। मैंने बताया था हृदय के 4 भाग 4 प्रकोष्ठ होते हैं। बायां वाला जो भाग था बाह्य आलिंद और बाह्य नीले इसमें शुद्ध रक्त और जो दायां आलिंद व दायां नीले था वो अशुद्ध रक्त युक्त भरा हुआ रहता है। इनसे जो बायां आलिंद है बाह्य आलिंद से महाधमनी जुड़ी हुई रहती है। महाधमनी का कार्य क्या है? शरीर के बाह्य नीले से महाधमनी जुड़ी हुई रहती है जो शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करती है। शरीर के सभी कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करती है? महाधमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? जो फेफड़ों से रक्त आ रहा है वो कहां तक? फुफ्फुसीय शिरा। तो फेफड़ों से रक्त आ रहा है वो दाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। और द्विवलय कपाट ये बाएं आलिंद और बाएं नीले को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी एक प्रकार के दरवाजे हो गए जो दाब प्रवणता के कारण खुलते हैं और वापस बंद होते हैं। इनका यही कार्य होता है कि यदि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में रक्त का आदान प्रदान हो रहा है तो उस समय तो ये खुल जाते हैं और जैसे ही रक्त बाएं नीले भाग गए तो ये कपाट वापस बंद हो जाते हैं और वापस उसको उल्टी दिशा में जाने से रोकने का भी कार्य करते हैं। एक प्रकार के वाल्व हो गए। वाल्व का कार्य क्या होता है? भाई किसी भी प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से रोकना। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी रक्त को वापस उल्टी दिशा में जाने से रोकने का भी कार्य करता है। और त्रिवलय कपाट का भी यही कार्य होता है। अब देखो महाशिरा जो किससे जुड़ी हुई रहती है? दायां आलिंद से। और ये महाशिरा इसके पश्चात ये इससे जुड़ी हुई फुफ्फुसीय धमनी जो दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी रहती है। ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त विऑक्सीजनित रक्त को कहां ले जाती है? फेफड़ों। मानव हृदय के चारों ओर पेशियों से निर्मित झिल्ली पाई जाती है या पेशियां पाई जाती है जो हृदय को
धड़कने में मदद करती है। ये पेशियां तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई रहती है, या कह सकते हैं मानव के दिमाग से जुड़ी हुई रहती है। तो ये अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां यानी कि मानव का हृदय धड़कता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य मरता है तब तक ये पेशियां निरंतर अपना कार्य करती है। हाँ, तो ये मानव हृदय और उसका किस प्रकार से परिसंचरण कार्य करता है। अब मानव हृदय को हम एक बार वापस देख लेते हैं। मानव हृदय की संरचना को, मानव हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का खोखला मांसलंग है जो मानव में दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। दोनों फेफड़ों में भी इसका बाईं ओर झुकाव अधिक रहता है। इसी कारण से मैंने कल श्वसन तंत्र में बताया था कि जो बायां फेफड़ा है वो चौड़ाई में कम परंतु लंबाई में थोड़ा अधिक लंबा होता है, दायां फेफड़ा वो चौड़ाई में अधिक लंबाई में कम होता है। क्यों? क्योंकि बीच में हृदय आ गया और हृदय बाएं फेफड़े की चौड़ाई को कम कर देते हैं। हृदय के अंदर यदि मैं बात करूं आगे की ओर तो आलिंद और नीले के बारे में बता दिया। आलिंद से जो फुफ्फुसी शिरा जुड़ी हुई रहती है वो दो तो बाईं ओर से और दो दाईं ओर से, यानी ये भी क्या है फुफ्फुसी शिरा। चार फुफ्फुसी शिराएं जुड़ी रहती है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर आती है। तत्पश्चात जो द्विबलनी कपाट है वो बाएं नीले को बाएं आलिंद से जोड़ता है और बाएं नीले से महाधमनी जुड़ी रहती है जो तीन शाखाओं के रूप में मानव शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करती है। शरीर के सभी प्रकार की कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। उसके पश्चात जो विऑक्सीजनित युक्त रक्त है वो महाशिरा, यानी कि जो कोशिकाओं से विऑक्सीजनित युक्त रक्त है वो महाशिरा में एकत्रित होती है और महाशिरा किसमें बनती है? डायालिन। डायालिन के पश्चात वो विऑक्सीजनित युक्त रक्त त्रिवलय कपाट के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ है? दाएं नीले से। और दाएं नीले से जो फुफ्फुसीय धमनी है वो फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों तक विऑक्सीजनित युक्त रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अब देखो इन सब माध्यम के अंदर एक अंग था वो हृदय था जो अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरे सभी प्रकार के जो भाग है यानी कि ये जो रक्तवाहिनी है जो धमनी और शिरा के रूप में पूरे शरीर के अंदर एक जाल के रूप में फैली हुई रहती है। अब तीसरा एक भाग है जो परिसंचरण तंत्र के अंदर अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, वो है आपका रक्त। रक्त क्या है? उत्तक, यानी कि कोशिकाओं का समूह। रक्त के अंदर भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो रक्त का निर्माण करती है। तो अब हम रक्त के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, भाई रक्त क्या है। रक्त या ब्लड, रक्त का निर्माण मुख्य रूप से दो भागों से होता है। एक है प्लाज्मा, दूसरी है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं आएगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या विंबण। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरल द्रव्य पदार्थ है, पारदर्शी गाढ़ा पदार्थ है। ये कैसा होता है? पारदर्शी और गाढ़ा होता है। प्लाज्मा के निर्माण के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी किन किन से होता है? पानी और
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से। जिसमें जल की मात्रा होती है 92 और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। और रक्त के अंदर प्लाज्मा 55% होती है और रक्त कोशिकाओं की प्रतिशतता 45। अब रक्त कोशिकाओं के अंदर जो आरबीसी है जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कोशिका, या रेड ब्लड सेल्स। मानव के अंदर आरबीसी के अंदर भी एक मुख्य संरचना पाई जाती है, एक मुख्य भाग होता है जो मैंने कल बताया था, ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य करता है। वो भाग कौन सा है? हीमोग्लोबिन, जिसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव में आरबीसी कोशिका जो केंद्रक युक्त होती है, इस हीमोग्लोबिन के कारण इन कोशिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कोशिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और मानव में लाल आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। और अब इन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? नवजात या फिर जो भ्रूण है, शिशु है, उनमें प्लिया नामक ग्रंथि में इन सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि भ्रूण के अंदर इनका निर्माण कहाँ होता है? नवजात शिशु या फिर भ्रूण के अंदर प्लिया ग्रंथि के अंदर। तत्पश्चात वयस्क मनुष्य के अंदर अस्थि मज्जा या बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी इनका निर्माण होता है। तो लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स जो केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यदि कोई जीनीय या गुणसूत्रीय परिवर्तन हो जाता है तो आरबीसी की संरचना में भी बदलाव आ जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के उसे आनुवंशिक रोग हो जाते हैं। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और वयस्क मनुष्य में आरबीसी के निर्माण से लेकर और उसकी समाप्ति तक का कार्यकाल है वो 120 दिन होता है। अब अगली कोशिका है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। मानव में ये कोशिका कार्य क्या करती है? ये मुख्य रूप से मानव का जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करने का कार्य करती है, या उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। यानी एक प्रकार से गार्ड के रूप में कार्य करती है, रक्षा करने का कार्य करती है व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि हमारे शरीर में यदि कोई बाहरी रोगाणु कीटाणु प्रवेश कर गया और जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेगी? उससे जाकर लड़ेगी, या इसकी सेना या इसकी जो भी जितनी भी प्रकार से जुड़ी हुई जो भी कोशिकाएं होगी वो क्या करेगी? उससे लड़ने का कार्य करेगी। यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मैंने बताई थी केंद्रक युक्त कोशिका है, यानी इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता था, परंतु डब्ल्यूबीसी है ये केंद्रक विहीन कोशिका है। इनके अंदर किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, ताकि अन्य कोशिकाएं पाए जाएंगे। आरबीसी के अंदर इसका लाल रंग क्यों था? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन अनुपस्थिति के कारण ये रंगहीन होती है, या हम इसको कहते हैं ये श्वेत होती है। सामान्य मनुष्य में इसका कार्यकाल 60 दिन होता है। यानी कि ये कोशिका बढ़ने से लेकर इसकी समाप्ति तक का कार्यकाल कितना होता है? 60। ये थी डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स। अभी तीसरी है रक्त कोशिकाओं के अंदर, वो है प्लेटलेट्स या बिंबड़। ये मनुष्य के
अंदर रक्त को जमाने का कार्य करती है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। यानी इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। सामान्य वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या नॉर्मली देते हैं तो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास होती है। यदि 1.5 लाख से संख्या प्रति 100 ml रक्त में इनकी संख्या कम हो जाए तो ये नुकसानदायक होता है, यानी शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा और शरीर की चमड़ी में से रक्त है वो बाहर निकलना चालू हो जाएगा। और एक मानव में बीमारी होती है मलेरिया या टाइफाइड। मलेरिया और टाइफाइड में जो भी जीवाणु और या रोगाणु है वो क्या करते हैं, इन प्लेटलेट्स पर आक्रमण करते हैं, जिनके कारण से इनकी संख्या कम हो जाती है। यदि 1.5 लाख की संख्या कम हो जाती है तो मनुष्य में कृत्रिम रूप से प्लेटलेट को या तो चढ़ाया जाता है या फिर बनाया जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके इंजेक्शन लगाकर। यदि 1.5 लाख से कम हो जाए तो ये हानिकारक है और इनकी संख्या इन दोनों के बीच में रहे तो ये नॉर्मल अवस्था है। ये रक्त में थक्का बनाने का कार्य करती है। नॉर्मल उदाहरण के रूप में यदि मैं बताऊं, यदि मान लो मनुष्य के शरीर पर, हाथ पर या शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगती है तो कुछ देर तक को रक्त का प्रवाह होता है या खून निकलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो रक्त धीरे धीरे सूखने लग जाता है या फिर जमने लग जाता है। अब वो रक्त जमता कैसे या जमने के अंदर रक्त के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो रक्त को जमाने का कार्य करता है, तो वो प्लेटलेट्स पाई जाती है। यदि सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल है तो रक्त का थक्का जमेगा और यदि कम है तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ये रक्त था, यानी ये प्रकार का क्या है, तरल ऊतक है जो प्लाज्मा और रक्त कोशिका, इसके दो भाग है और प्लाज्मा और रक्त कोशिका मिलकर एक संपूर्ण रक्त ऊतक का निर्माण करती है। तो ये मानव हृदय और परिसंचरण तंत्र है और परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग, रक्त वाहिनियां और रक्त सारे सम्मिलित थे। अब हम इसके बारे में मैं आपको कल की तरह कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसको आप घर पर हल करना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, परिसंचरण तंत्र में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2, परिसंचरण तंत्र में शुद्ध व अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है? प्रवाह कौन सी रक्त वाहिनियां करती है? अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं व बाएं आलिंद दाएं व बाएं निदेश से मिलने से कौन से कपाट या वाल्व से जुड़े हुए हैं?
अगला क्वेश्चन, रक्त ऊतक का निर्माण कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर अगला एक संपूर्ण बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आप अच्छी प्रकार से उसका चित्र बनाकर याद करके उसको हल करें। मानव हृदय का हर एक चित्र या नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र व संरचना को लिखिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी प्रकार से घर पे इसका अध्ययन करके और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।